नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थार्नडाइक के द्वारा सीखने के जो नियम प्रतिपादित किए गए थे। थार्नडाइक का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या जिसे प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। उस सिद्धांत के आधार पर थार्नडाइक ने सीखने के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया कि उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए, इन नियमों को अपनाते हुए सीखने से पहले अगर हम इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपनाएंगे, तो सीखना और बेहतर हो सकता है। उन्होंने सीखने के नियमों में 3 प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया और 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया। 3 प्रमुख नियमों के प्रतिपादन जो उन्होंने किया, पहला नियम था तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के बारे में थार्नडाइक बताते हैं कि पहले जिसको भी हम कुछ भी सिखाने जा रहे हैं, सिखाने से पहले उसको हम उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर कर लें, तैयार कर लें। और जब तत्पर होकर वो तैयार होकर कोई कार्य करना सीखता है तो कार्य ज़्यादा जल्दी से वो सीख जाता है, कार्य में वो रुचि लेता है और अच्छा सीखता है, कम समय में ज़्यादा सीखता है। ठीक, इस तरह उसका वो सीखना ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को आप सिखाने जा रहे हो, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी सीखने जा रहे हो, सिखाने जा रहे हो, तो सबसे पहले शारीरिक और मानसिक रूप से उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को सीखने के लिए तत्पर करिए। चाहे खुद सीख रहे हो या दूसरे को सिखाने जा रहे हो, सबसे पहले उसको तत्पर करिए उस कार्य को सीखने के लिए। अब जब वो व्यक्ति अपने आप को तत्पर कर लेता है तो तत्परता को ही इन्होंने कहा कि तत्परता का तात्पर्य आधी विजय है। अगर हमने किसी कार्य को करने के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लिया तो समझो आधा कार्य हो गया। और अगर बिना मन के हम कोई कार्य करने जाते हैं तो वो कार्य अच्छे ढंग से होता भी नहीं है और समय भी ज़्यादा लगता है और हम सीख भी नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सीखने वाले को सबसे पहले तत्पर यानी कि सीखने के लिए तैयार करने की ज़रूरत होती है। जब सीखने के लिए वो तैयार हो जाता है तो कार्य शीघ्र हो जाता है और शीघ्र ही वो सीख लेता है, और ऐसा करने से उसको संतोष की प्राप्ति होती है। और अगर वो तत्पर नहीं होता है, कोई चीज़ सीखने जाता है तो उसको असंतोष की प्राप्ति होती है। जब किसी को हम तैयार कर लेते हैं, सीखने जाता है, तत्पर होता है, तो कार्य दिया जाता है तो वो उसको संतोष मिलता है, वो कार्य वो कर लेता है। लेकिन अगर वो तत्पर नहीं है तब उसको कार्य दिया जाएगा तो उसको असंतोष की प्राप्ति होती है, कार्य में उसका मन नहीं लगता है। कहावत कही गई है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस वाली, वही कहावत चरितार्थ हो जाती है कि अगर वो तैयार नहीं हो, कार्य कर रहा है, तो कार्य में समय भी लगेगा और कार्य बेहतर ढंग से कर भी नहीं सकता है, सीख भी नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कार्य करने के लिए तत्पर होता है तो उसे कार्य करने के लिए जब दिया जाता है तो उससे उसको संतोष की प्राप्ति होती है। तो यही थार्नडाइक कहना चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कुछ भी सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले शारीरिक और मानसिक रूप से हम उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएं, और फिर जब कार्य करते हैं तो कम समय में ज़्यादा कार्य हो जाता है और वो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी भी होता है। फिर दूसरा उन्होंने बताया प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये बताता है कि यदि किसी क्रिया के परिणाम से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, संतोष की प्राप्ति होती है, तो वह उस क्रिया को बार बार करता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने से हमको संतुष्टि मिलती है, तो ऐसा कार्य हम बार बार करना चाहते हैं, बार बार करते हैं, और बार बार करने के कारण हम उसे सीख जाते हैं। और यदि उस कार्य को करने में कोई संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो कार्य वो नहीं करता है, इस तरह से वो कार्य करना सीख नहीं पाता है। ठीक, ये प्रभाव का नियम है। जो चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं, जिन चीज़ों में हम जो चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, और जब इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको करने से हमको संतोष की प्राप्ति होती है और संतुष्टि मिलती है, संतोष की प्राप्ति होती है, तो वो कार्य हम बार बार करते हैं और एक समय में उस कार्य को सीख जाते हैं। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हो कि जो चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं और उसको बार बार करते हैं, इसलिए हम सीख जाते हैं। जो चीज़ें हमको प्रभावित नहीं करती हैं उससे हम बचते रहते हैं, इसलिए हम उसको नहीं सीख पाते हैं। इसलिए प्रभाव का नियम। फिर तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास को अंग्रेजी में एक्सरसाइज और प्रैक्टिस दोनों कहते हैं। अभ्यास
का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अभ्यास में इसको उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, अभ्यास के नियम को। थॉर्नडाइक ने कहा कि यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है, थॉर्नडाइक का मानना था कि यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है और अभ्यास का अवसर मिलता है तो सीखना स्थायी होता है, और यदि उसे दोहराने का अवसर नहीं मिलता है, उसका उपयोग कहीं नहीं किया जाता है, तो धीरे धीरे करके वो विस्मृत हो जाता है। तो एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस दो अभ्यास को हिंदी में जो अभ्यास है हिंदी शब्द, उसको अंग्रेजी में एक्सरसाइज भी कहते हैं, प्रैक्टिस भी कहते हैं, थोड़ा अंतर है। एक्सरसाइज जो वर्तमान समय में हम सीख रहे होते हैं इस पर किया जाता है, उसको हम उसकी आवृत्ति जब करते हैं, उसको जब दोहराते हैं तो एक्सरसाइज कहलाता है। और जब जो ज्ञान हमने पहले से अर्जित कर रखा है, जो चीज़ें क्रियाएँ या ज्ञान हमने पहले से सीख रखा है, जब उसको हम दोहराते हैं, उसको अपनी स्मृति में लाने का प्रयास करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक, दोनों का हमारे जीवन में महत्व है। अभ्यास, अभी हम आप लोगों की बात करें, अपनी बात करें, तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, तो कितनी चीज़ें हमको हाई स्कूल या इंटर के सिलेबस के बारे में, उस समय जो विषय थे उनके बारे में कितनी जानकारी थी। क्या आज उतनी जानकारी है हमारे पास? बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की। अगर 100% उस समय हमारा पाठ्यक्रम तैयार था, सिलेबस तैयार था, तो आज हमारे पास 30 से 40% ही मुश्किल से वो बचा होगा, वरना धीरे धीरे करके वो विस्मृत हो गए। क्यों? क्योंकि उपयोग करने का हमको मौका नहीं मिला। और जो चीज़ें उपयोग करने सीखे हुआ ज्ञान का अगर उपयोग का मौका नहीं मिलता है तो धीरे धीरे वो विस्मृति हो जाता है। और फिर दूसरी चीज़ एक्सरसाइज जिसको कहते हैं कि हम कोई चीज़ हमको एक बार में नहीं समझ में आ रही, बार बार उसकी आवृत्ति करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो एक समय सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। ये अभ्यास का नियम है। ठीक, तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, सबसे पहले सीखने वाले व्यक्ति को सिखाने से पहले तत्पर कर लेना चाहिए, तैयार होना चाहिए उसको। और तब जब तैयार होकर कोई कार्य करता है तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें वो जान जाता है। फिर अगर कोई चीज़ प्रभावित करती है उसको, तो उसको करने से उसको संतोष मिलता है। अगर प्रभावित नहीं करती है तो उसको असंतोष की प्राप्ति हो। जब संतोष मिलता है तो वो क्रिया वो बार बार करता है, जिससे वो सीख जाता है, शीघ्र ही सीख जाता है। और जब संतोष नहीं मिलता है तो उससे वो बचने लगता है, जिसके कारण वो सीख नहीं पाता है। फिर अभ्यास का नियम, ये 3 नियम थे। अभ्यास का नियम जैसे बताया ही गया है कि अभ्यास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए और वर्तमान सीखे जाने वाले ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो ये 3 प्रमुख नियम थॉर्नडाइक के थे, अभ्यास का नियम, और ये तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक, लॉ, एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस। फिर 5 गौण नियमों की उन्होंने चर्चा की। ये प्रमुख नियम थे, थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम थे। फिर गौण नियम, गौण नियम की बात की जाती है। प्रमुख नियम कितने थे? 3 प्रमुख नियम 3 थे, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। गौण नियम 5 थे, 5 नियम गौण थे। इसमें सबसे पहले आवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। दूसरा जो गौण नियम था वो था बहुअनुक्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। तीसरा नियम था जो आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा नियम जो था गौण, सादृशीकरण का नियम।
और पांचवा गौड़ नियम था साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य ठीक, ये 5 गौड़ नियम थे, थार्नडाइक ने बताया। इन पांचों जो तीनों प्रमुख नियम हैं और पांचों गौड़ नियम हैं, इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिगम के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कुछ सीखने जाते हैं तो इनको हमको फॉलो करने की ज़रूरत होती है, और जिससे हम सीखना ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो पहला हम इनकी चर्चा करते हैं। पहला क्या था? आवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। ये नियम थार्नडाइक इस नियम के बारे में, आवृत्ति या मनोवृत्ति के नियम के बारे में थार्नडाइक बताना चाहते हैं कि जब सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने वाले के प्रति, सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति, ठीक, सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड सकारात्मक होती है। जो हम सीखने जा रहे हैं वो और हमारी उसके प्रति सोच दोनों अगर सकारात्मक होती है, हमारा एटीट्यूड, अभिवृत्ति जो होती है, मनोवृत्ति जो होती है वो सकारात्मक होती है, अगर हमारे अनुकूल, जो हम सीखने जा रहे हैं हमारे अनुकूल होता है, तो शीघ्र ही हम सीख जाते हैं। जो हमको सिखाया जाना है वो और उसके प्रति हमारी सोच दोनों सकारात्मक होती है, हमारे अनुकूल होती है सिखाई जाने वाली सामग्री, तो हम शीघ्र सीख जाते हैं, ठीक। और अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो सीखने में समय लगता है। इसलिए किसी भी चीज़ को सिखाने से पहले उसकी जो भी सीखने जा रहा है उसकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को उस सीखने की सामग्री के अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूल उसके अंदर उसके प्रति जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए जिसमें वो इसमें इंटरेस्ट ले। तो ये आवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम है। संक्षिप्त में समझना चाहें कि जब हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो सीखने वाली विषय वस्तु और हमारी सोच, सीखने वाले विषय वस्तु के प्रति हमारी सोच या हमारी अभिवृत्ति अनुकूल होती है तो सीखना शीघ्र हो जाता है। अगर अनुकूल नहीं होता है तो सीखने में दिक्कत आती है। तो सिखाने से पहले उसकी मनोस्थिति सीखने वाले की उसके अनुकूल होनी चाहिए। फिर है बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया के नियम के बारे में थार्नडाइक बताते हैं कि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, उपस्थित होती है, तो उसके समाधान के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए वो बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है, और जिन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उसको समस्या के समाधान में सफलता मिलती है, बहुत सारी क्रियाएं करता है। हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बहुत सारे प्रयास करते हैं उस समस्या को दूर करने के लिए, और जिस प्रयास के परिणाम स्वरूप उस समस्या का समाधान होता है उसका चुनाव वो कर लेता है। जिसने समस्या का समाधान किया है उस क्रिया का चुनाव वो कर लेता है, और इसे ही सीखना कहते हैं। बहुअनुक्रिया का नियम यही बताता है कि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है या सीखने वाले के सामने कोई समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए वो बहुत सारे प्रयास करता है, और जिस प्रयास के परिणाम स्वरूप उसको सफलता मिलती है, समस्या का समाधान कर लेता है, उस क्रिया को अपना लेता है, और इसी को सीखना कहते हैं। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि बहुत सारे प्रयासों से पहले विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न की जाए सीखने वाले के सामने, और वो खुद से पहले बहुत सारे प्रयासों के माध्यम से उसको समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आंशिक क्रिया का नियम है। तीसरा गौड़ नियम क्या है? आंशिक क्रिया, जो पार्टियल एक्टिविटीज है। जैसे थार्नडाइक ने स्पष्ट किया कि समस्या को छोटे छोटे भागों में, आंशिक क्रिया मतलब कोई भी समस्या हो, चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो, समस्या को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाए और एक एक भाग का समाधान करना शुरू कर दिया जाए तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। ठीक, कोई भी समस्या हो तो समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उससे समस्या का समाधान आसानी से
हो जाता है। हम उदाहरण के लिए देखें कि हमारे घर में बहुत बड़े बड़े समारोह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह कुछ भी होता है, तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक मैनेजमेंट के तहत सभी घर के कई सदस्य हैं अगर, तो सबको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, तुम ये व्यवस्था देख लेना, तुम ये व्यवस्था देख लेना, तुम ये व्यवस्था देख लेना, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि आंशिक क्रिया, जब समस्या बड़ी लग रही हो तो उसको छोटे छोटे भागों में, कई भागों में विभाजित कर दिया जाए और एक भाग का समाधान करके दूसरे भाग की तरफ बढ़ा जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। फिर आंशिक क्रिया का नियम के बाद है सादृशीकरण का नियम। सादृशीकरण का नियम बताता है, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह उससे पूर्व, अगर उसने कोई समस्या उसके सामने आई है, उससे पहले कोई समस्या उसके सामने आई है, तो उस समस्या का वर्तमान समस्या के साथ एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करता है और ये याद करता है कि उस समस्या को हमने कैसे दूर किया था और वर्तमान में समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। अगर उस स्मरण करता है, फिर वैसे ही जैसे उसने उस समस्या का समाधान किया था वैसे ही समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, अनुक्रिया करता है और जिसके परिणाम स्वरूप वो समस्या का समाधान कर लेता है। ये सादृशीकरण किया उसके जैसा। ठीक, फिर है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन के नियम को जैसे थॉर्नडाइक ने, आप पावलोव की बात कर लें, पावलोव ने कुत्ते को पर प्रयोग किया, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत को कहा गया। कुत्ते पर प्रयोग किया उन्होंने, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, इसी का अध्ययन वो कर रहे थे। उन्होंने कुत्ते को एक पिंजरे में ऐसे बॉक्स बनवाया जिसमें रखा और उसके मुंह से लार की ग्रंथ से ऑपरेशन करके एक बीकर में लार की नली डाल दी। फिर वो घंटी की ध्वनि और भोजन उन्होंने साथ में रिप्रेजेंट किया, तो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि घंटी की ध्वनि से कुत्ते के मुंह से लार, जो भोजन देखकर आनी थी, घंटी के मुंह से लार आने लगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने घंटी से कुत्ते को कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब घंटी की ध्वनि जो थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक था, भोजन जो था वो स्वाभाविक उद्दीपक था। भोजन देखकर लार आना तो स्वाभाविक था, लेकिन घंटी की ध्वनि से लार आने लगी, इसी का वो अध्ययन कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को कनेक्ट किया। एक बड़े एग्जाम में आया है कि किस तरह से थॉर्नडाइक का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत से जुड़ा है। तो जो ये थॉर्नडाइक का नियम है, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये कहीं ना कहीं पावलोव के सिद्धांत से जुड़ा हुआ। इसमें थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक बिल्ली को लिया जिस पर वो प्रयोग कर रहे थे। बिल्ली के सामने थोड़ी ऊंचाई पर एक मछली टांग दी और बिल्ली को स्टैंड अप करके स्टैंड अप करते थे तो मछली ऊपर उठाते थे और बिल्ली उसको प्राप्त करने के लिए खड़ी होती थी अपने दोनों पैरों पर। तो उन्होंने ट्रेनिंग दी बिल्ली को, पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर मछली प्राप्त करने की ट्रेनिंग दी। उस समय बाद उन्होंने देखा कि बिल्ली वो मछली ना भी हो उस समय केवल स्टैंड अप कहते थे तो बिल्ली कहीं भी घूम रही होती थी, अपने पीछे के पैरों पर खड़ी हो जाती थी। तो वो अब बिल्ली से न जुड़कर स्टैंड अप शब्द से जुड़ गई थी। इस तरह से इन्होंने बताया कि एक क्रिया, साहचर्य परिवर्तन मतलब एक क्रिया के स्थान पर इसको हटाकर दूसरी क्रिया को रिप्लेस कर देना, साहचर्य परिवर्तन। अब बच्चों के अंदर अच्छी आदतें रिप्लेस कर देना बुरी आदतों के स्थान पर, बुरी आदतें वहाँ से हटाकर अच्छी आदतें रिप्लेस कर देना, यही साहचर्य परिवर्तन का नियम है। ठीक, एक जगह पर दूसरी चीज़ों को रिप्लेस कर देना, तो ये साहचर्य परिवर्तन का नियम है। तो इस तरह से थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियमों की चर्चा की, जिनका हमारे सीखने में, अगर हम कुछ सीखने जा रहे हैं तो उसका बहुत ही महत्व है। आवृत्ति, सबसे पहले अविवृत्ति या मनोवृत्ति।
अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। कोई भी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं उसके प्रति हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, तभी हम सीख सकते हैं। बहुअनुक्रिया का नियम, कोई भी समस्या हमारे सामने आए तो उसके लिए बहुत सारे हम प्रयास करते हैं, जिस प्रयास के परिणाम स्वरूप उस समस्या का समाधान हम कर लेते हैं, उसको हम उसका चयन कर लेते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, कोई समस्या बहुत बड़ी लग रही हो तो उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके छोटे छोटे पदों में बांट कर फिर एक एक पद का निराकरण करें। सादृश्यीकरण का नियम, मतलब उसके जब हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो पहले से हमने अगर किसी समस्या का समाधान किया है तो उसका अनुसरण करते हैं, उसको याद करते हैं और फिर उसी के तरह से दूसरी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। साहचर्य परिवर्तन का नियम, एक आदत की जगह पर, एक चीज़ की जगह पर हटाकर दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर देना, साहचर्य परिवर्तन। ये 5 गौण नियम हैं। तो सबसे पहले 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम, ये थॉर्नडाइक के प्रमुख और गौण नियम थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।